वीडियो में हम कॉन्कर 4 और कॉन्कर 5 के माइनर टेस्ट 4 के क्वेश्चंस 1 से 20 तक डिस्कस करेंगे। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन देम in inverse ratio of square of the masses of the particles, in direct ratio of the square of the masses of the particles, in inverse ratio of masses of the particles या फिर in direct ratio of masses of the particles। तो जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर एक m1 मास का पार्टिकल है और एक m2 मास का, और ये सेंटर ऑफ मास है। अब मान लो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर है, इसका डिस्टेंस m1 से r1 है और m2 से r2 है। तो हम लोग m1 के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो वो बनेंगे -r1, 0 और m2 के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो वो होगा r2, 0। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे XCM m1 इंटू -r1 प्लस m2 इंटू r2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -m1 r1 प्लस m2 r2। तो m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। तो यहाँ से r1 अपॉन r2 आ गया m2 अपॉन m1। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा इन इन्वर्स रेशियो ऑफ मासेस ऑफ द पार्टिकल्स। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इसमें लिखा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg, 2 kg एंड 3 kg is at 3,3,3 with reference to the fixed coordinate system. Where should a fourth particle of mass 4 kg be placed so that the center of mass of the system of all particles shifts to the point 1,1,1। तो यहाँ पर 1 kg, 2 kg और 3 kg यानी टोटल 6 kg जो है, टोटल 6 kg वो 3,3,3 पर रखा हुआ है, और हमें एक फोर्थ पार्टिकल जिसका कि मास 4 kg है उसे कहीं भी रख देना है। जैसे मान लो यहाँ रख दिया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y, z। तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ कहीं लाई करेगा CM। इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, 1, 1। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि XCM यानी 1 इज इक्वल टू 4 इंटू x प्लस 6 इंटू 3 अपॉन 4 प्लस 6 यानी 10। तो 10 इज इक्वल टू 4x प्लस 18। तो 4x आ गया -8, x आ गया -2। तो अब x की वैल्यू -2 आ गई, तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें x -2 है, तो इसका आंसर सेकंड हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। 2 solid spheres A and B are made of metals of different densities rho A and rho B respectively. If their masses are equal, then the ratio of their moment of inertia IB upon IA about their respective diameter is।
तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो सॉलिड स्फीयर है उनकी डेंसिटी तो रो ए और रो बी है, मास इक्वल है, तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब जैसे यहाँ लिख रहे हैं एम ए इज इक्वल टू एम बी, यानी 4/3 पाई आर ए का क्यूब इंटू रो ए इज इक्वल टू 4/3 पाई आर बी का क्यूब इंटू रो बी। तो यहाँ से 4/3 कैंसिल हो गया, तो आप देख सकते हैं कि आर ए अपॉन आर बी का जो क्यूब आया वो इक्वल टू आ गया रो बी अपॉन रो ए, यानी कि आर ए अपॉन आर बी ये आ गया रो बी अपॉन रो ए की पावर 1/3। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे आई बी की अगर बात करें तो चूंकि सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 m और आर ए का स्क्वायर, एम ए है ना, सॉरी एम बी और आर बी का स्क्वायर, और आई ए होगा 2/5 एम ए आर ए स्क्वायर। तो यदि हम इनका रेशियो ले लें, एम बी और एम ए तो बराबर हैं, तो ये आर बी अपॉन आर ए का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा रो बी अपॉन रो ए की पावर 2/3। तो इसका आंसर जो है वो आ गया, नहीं, देखिए आर बी अपॉन आर ए पूछा है ना, आर बी अपॉन आर ए, तो ये आर ए अपॉन आर बी है, रो बी अपॉन रो ए की पावर 2/3। तो आर बी अपॉन आर ए जो होगा वो होगा रो ए अपॉन रो बी की पावर 2/3। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए सेकंड ऑप्शन। चलो इसके बाद अगला देखते हैं। टू मासेस आर जॉइंड विद द लाइट रॉड and the system is rotating about the fixed axis as shown in the figure. The moment of inertia of the system about the axis is, तो ये तो masses हैं, तो हम इनके लिए लिख सकते हैं m/2 l/2 का स्क्वायर प्लस अगेन m/2 एंड l/2 का स्क्वायर। तो ये बन गया m/2 l²/4, और ऐसे दो हैं तो इंटू 2, यानी 2 से 2 कैंसिल, तो I बन गया ml²/4। चलो इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है फोर्स अल्फा आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप इज एक्टिंग एट द पॉइंट आर। 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 12k कैप। द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज कंजर्व्ड इज। तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करवाना है। एंगुलर मोमेंटम तब कंजर्व होता है जब टॉर्क ज़ीरो हो जाए, और अगर टॉर्क ज़ीरो हो गई तो इसका मतलब R क्रॉस F भी ज़ीरो हो गया। तो R क्रॉस F ज़ीरो होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, fx अपॉन x इज इक्वल टू fy अपॉन y इक्वल टू fz अपॉन z। यानी हम लिख सकते हैं अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 12। तो कोई भी दो ले लेते हैं,
अल्फ़ा अपॉन 2 इज इक्वल टू -1/2, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -1, तो ये आंसर आ गया इसका। चलो 6th क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ द पार्टिकल विल बी एट OD OC OB। अच्छा, सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि कहाँ पे होगा। तो अब देखिए, जैसे अगर हम वैसे ही देखें तो ये जो M है और ये वाला जो M है तो बिल्कुल एक बराबर है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ होना चाहिए, है ना। तो हम पूरा 2M यहाँ मान लेते हैं और इनको हटा देते हैं। अच्छा, अब ये वाला जो 2M है और ये वाला जो M है, तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं होगा, क्योंकि हमेशा बड़े के पास होता है। तो 3M यहाँ मान लेते हैं और इसको हटा देते हैं। अब जो 3M और 2M का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो इनके बीच में ही कहीं होगा। इसका मतलब कि OB वाली लाइन पर ये लाई करना चाहिए। और देखो, A dancer spins about himself with an angular speed omega, फिर full stop, with his arms extended। अच्छा, small w है ना, with his arms extended, when he draws his hands in, his moment of inertia reduces by 40%, then his new angular velocity will be। तो इसके लिए तो हम सीधा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो I इंटू ओमेगा इज इक्वल टू I माइनस 40% ऑफ I इंटू ओमेगा 2। तो I ओमेगा इज इक्वल टू I माइनस 40% ऑफ I, मतलब 40/100 इंटू I ओमेगा 2। तो I ओमेगा बन गया 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 3I/5 इंटू ओमेगा 2। तो यहाँ से ओमेगा 2 की वैल्यू 5 ओमेगा/3 के बराबर होगी। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है? 4th। चलो 8th देखते हैं। 2 objects of mass 1 kg, 10 kg and 20 kg respectively are connected to the two ends of the rigid rod of length 10 meter। अच्छा, 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक 10 kg और एक 20 kg। एक रॉड है, उसकी लेंथ है 10 मीटर, खुद का तो उसका मास है नहीं। डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द 10 kg मासेस, 10 kg मास है तो 10 kg को ओरिजिन में मान लो। ये हो गया 10,0। अब सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं हो गया, तो हम लिख सकते हैं 10 × 0 प्लस 20 × 10 अपॉन 10 + 20 इक्वल टू XCM। ये निकालना है, तो 200/30 ये XCM आ गया, यानी XCM की वैल्यू आ गई 20/3। ठीक है, चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं। A bob of mass m attached to an inextensible string of length L is suspended from a vertical support. The bob rotates in a horizontal circle with an angular speed omega about the vertical support। मतलब कि कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा, मुझे लगता है कोनिकल पेंडुलम बनाकर। जैसे ये वर्टिकल है सपोर्ट, इस तरह से ये घूम रहा होगा।
तरह का ये एक कोनिकल पेंडुलम बना रहा होगा। इसको हम लोग से बना देते हैं, ठीक है ना। ये वर्टिकल सपोर्ट है। अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो पूछ रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम चेंजेस इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन डायरेक्शन। एंगुलर मोमेंटम चेंजेस इन डायरेक्शन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड। एंगुलर मोमेंटम चेंजेस बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अब देखिए एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m r क्रॉस v। अब अगर ये इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पर इसका मास कुछ है तो हमने ऐसे ले लिया, तो इस पर एक तो ये t लग रहा है, एक इस पर mg लग रहा है। अब ये जो t है, इस t का ये कंपोनेंट t अगर ये थीटा है तो t cos थीटा हो गया और एक हो गया t sin थीटा, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं अब t cos थीटा तो mg के बराबर हो जाएगा और t sin थीटा mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब जो एंगुलर मोमेंटम जो mr क्रॉस v होता है, तो यदि आप देखें तो वेलोसिटी तो ऐसे है v, तो अगर हम अपने राइट हैंड की उंगलियों को वेलोसिटी की तरफ करें, सॉरी r की तरफ करें और पाम को करें v की तरफ, तो एंगुलर जब पार्टिकल यहाँ पर है तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कुछ ऐसा आएगा l। और इसी तरह से जब ये पार्टिकल जा रहा है अंदर की तरफ, तो उंगलियां तो हमारी होनी चाहिए ऐसे आर की तरफ, और जो पाम होना चाहिए वो होना चाहिए अंदर की तरफ। तो एंगुलर मोमेंटम कुछ ऐसा आएगा। इसका मतलब ये है कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसका डायरेक्शन हर बार बदल रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम चेंजेस इन डायरेक्शन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पर। इसमें लिखा है मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2। तो पहला लिखा है थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r हैविंग एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी कि ये रिंग है और इसके परपेंडिकुलर ये एक्सिस है। तो mr स्क्वायर होता है इसका, तो इसका मतलब कि जो a है उसका 3 होना चाहिए। तो पहले चेक कर लेते हैं a का 3 किस में है, इसमें, इसमें और इसमें। फिर b थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r हैविंग एक्सिस पासिंग थ्रू द डायमीटर। तो यदि ये है रिंग और एक्सिस ये है जो डायमीटर से पास कर रहा है, तो इसके अबाउट तो हाफ mr स्क्वायर होता है। तो हाफ mr स्क्वायर यानी कि अगला कौन सा हो गया, b का 1। तो b का 1 चेक करते हैं, इसमें है और इसमें है। फिर लिखा है थिन रॉड ऑफ लेंथ l हैविंग एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू मिड पॉइंट। तो होना चाहिए ml स्क्वायर बाय 12। तो इसका हो जाना चाहिए 2, जो कि दोनों में है। और फिर है सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r हैविंग एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर। तो अगर एक डिस्क है और ये एक्सिस है जो डायमीटर से पास हो रहा है, तो इसके अबाउट होना चाहिए 1/4 mr स्क्वायर। तो d का हो जाएगा 4। तो कौन सा फाइनली आया, 4th नंबर का आ गया, ठीक है ना। चलो इसके बाद अब आते हैं 11th क्वेश्चन पर।
two particles A and B initially at rest move towards each other under the mutual force of attraction. देखो भाई, mutual force of attraction, इसका मतलब ये होता है कि जो F एक्सटर्नल है वो ज़ीरो है, तो ACM ज़ीरो है, इसका मतलब VCM और UCM बराबर है. तो अगर ये है तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि दे आर इनिशियली एट रेस्ट, इसका मतलब कि UCM ज़ीरो है तो VCM क्या होगा, ज़ीरो. तो इसका आंसर फर्स्ट हो गया. चलो यहाँ देखते हैं. अ स्क्वायर प्लेट ऑफ एज लेंथ L एंड अ सर्कुलर डिस्क ऑफ डायमीटर L आर प्लेस्ड टचिंग ईच अदर एट द midpoint of the edge of the plate coplanarly as shown in the figure. If both the plates are made up of the same material, center of mass of the composite plate relative to the point O is. तो यहाँ पर एक तो ये है और एक इस तरह से. ये x है, ये y. तो लेंथ तो L है तो रेडियस हो गया L/2. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए L/2, 0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए -L/2, 0. इसका एरिया है L² और इसका है पाई L²/4, L/2 का स्क्वायर है ना. तो अब हम लिखेंगे कि जो XCM है वो है A1 इंटू X1 प्लस A2 इंटू X2 अपॉन A1 प्लस A2. सारे L² कट गए तो XCM आ गया कितना आ गया -L/2. तो L/2 अगर हम कॉमन ले लें तो पाई -4/4 डिवाइड बाय पाई +4/4. तो ये आया L/2 पाई -4/पाई +4. तो ऐसा कोई ऑप्शन है L/2 पाई -4/, हाँ ऐसा ऑप्शन है फोर्थ. तो इसका आंसर आ गया फोर्थ. चलो इसके बाद अगला देखते हैं. A disk of moment of inertia 2 kg/m² revolving with 8 radian per second is placed on another disk of moment of inertia 4 kg/m² revolving with 4 radian per second. What is the angular frequency या ओमेगा of the composite disk? तो इसका तो सीधा हम ये लिख सकते हैं I1 ω1 प्लस I2 ω2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा. तो 2 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू ओमेगा. तो 2 8 जा 16 और 16 32 इज इक्वल टू 6 ओमेगा. लॉजिकली तो यही आना चाहिए. तो ओमेगा बनना चाहिए 2 इंटू 8 16, 4 इंटू 4 16, I1 प्लस I2 2 प्लस 4 6 इंटू ओमेगा. तो ये बन गया 32/6 रेडियन पर सेकेंड. इसको कैंसिल आप कर दें तो 16/3 रेडियन पर सेकेंड ये होगा ओमेगा. तो ये कौन सा वाला हो गया,
16/3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 14th क्वेश्चन। कंसिडर द कोलिजन डिपिक्टेड इन द फिगर to be between the two billiard balls with equal mass m1 and m2. First ball is called the cue, while the second ball is called the target. The billiard player wants to sink the target in the corner pocket, which is at an angle of 37 degree. मतलब कि ये वाला एंगल 37 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल 53 डिग्री होगा क्योंकि 90 डिग्री एंगल होता है। अज्यूम दैट द फ्रिक्शन इज कोलिजन इज इलास्टिक एंड दैट फ्रिक्शन एंड रोटेशनल आर नॉट इम्पोर्टेंट। θ1 ही पूछा है इन्होंने, तो ये हो गया 53 डिग्री। अब आते हैं 15th क्वेश्चन। द नेट टॉर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज 0। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? Forces may be acting radially from a point on the axis. हो सकता है forces may be acting on the axis of rotation, ये भी हो सकता है। Forces may be acting perpendicular to the axis of rotation, मतलब कि अगर कोई ये बॉडी है और ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो अगर कोई फोर्स, और एक्सिस ऑफ रोटेशन है जेड एक्सिस है, तो अगर कोई फोर्स ऐसे लग जाए मान लीजिए एक्स के अलोंग, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये तो टॉर्क दे देगी ना। तो वो पूछ रहे हैं कि टॉर्क नहीं आ रही, तो फोर्स में भी परपेंडिकुलर। अच्छा, द टॉर्क कॉज्ड बाय सम फोर्सेस में बी इक्वल एंड अपोजिट टू दैट कॉज्ड बाय अदर फोर्सेस, ये भी सही लग रहा है। तो मुझे जो पहला वाला है, फोर्स में बी एक्टिंग रेडियली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, रेडियली ऐसे, ये मतलब हुआ, तो इनकी तो टॉर्क 0 होगी। सेकंड है कि फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही लग रही है, इस केस में भी टॉर्क 0 होगी। तो यही सबसे जो सिंपल आंसर लगता है वो तो यही वाला लगता है कि फोर्स में बी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो 16 देखते हैं। स्टेटमेंट 1, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द स्पीड u collides with a stationary particle of mass capital M. If the maximum energy loss possible is f half mv square, then f is, तो जो मैक्सिमम लॉस होता है वो तो ये होता है, अगर स्मॉल एम और कैपिटल एम है, हाफ स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू यू स्क्वायर। इसको ये लिख रहे हैं एफ इंटू हाफ स्मॉल एम यू स्क्वायर, है ना, यहाँ वी लिख दिया पर वो यू ही है। तो अगर आप कैंसिल करें तो हाफ से हाफ कट गया, स्मॉल एम से स्मॉल एम, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, तो एफ की वैल्यू आ गई कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दूसरा लिखा है कि मैक्सिमम एनर्जी लॉस अकर्स व्हेन द पार्टिकल्स गेट स्टक टुगेदर बिकॉज ऑफ कोलिजन, तो ये वाला तो गलत है और ये वाला सही है। तो इसका आंसर होना चाहिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। चलो इसके बाद 17 देखते हैं। n small balls each of mass small m collide elastically each second on the surface with velocity u. Force experienced by the surface is mnu। ये तो गलत है क्योंकि अगर कोई परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो उसमें बॉल अगर u से ऐसे जाती है तो टकराने के बाद वापस u से जाती है, तो इस केस में जो फोर्स लगती है वो 2 mnu लगती है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। After elastic collision,
द बॉल रिबाउंड विद द सेम वेलोसिटी, यस ये सही है। तो अगेन इसका भी यही हो गया। असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अंडर द सेंट्रल फोर्स फील्ड, ये सेंट्रल फोर्स फील्ड वही होती है जो सेंटर की तरफ लगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है और उस पर जो फोर्स लग रही है वो सपोज ये ऐसे रोटेट कर रहा है और फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है, तो फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंटर से ही पास कर जाएगी, तो टॉर्क ज़ीरो रहेगी। टॉर्क एक्टिंग इस ज़ीरो भी, ये भी सही है। तो मुझे तो लगता है इसका सही एक्सप्लेनेशन है ये, इसका आंसर 1 होना चाहिए। ओके, 19th क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, इन इलास्टिक कोलिजन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सही बात है। व्हेन द बॉल m1 कोलाइड विद अदर बॉल m2 then both balls move together after the collision in a perfectly elastic collision, ये तो गलत है क्योंकि ये तो perfectly inelastic होता है, तो ये गलत है और ये सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टेटमेंट 1 is correct but statement 2 is incorrect. The ball moves with the speed of 20 meter per second, strikes the floor as shown. If E is equal to half then calculate the angle of reflection. देखो इसमें क्या होगा कि बॉल ऐसे जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से और 30 डिग्री पर टकराई, तो इसका एक कंपोनेंट जो इधर आएगा वो आएगा 20 cos 30 और एक जो इधर आएगा वो आएगा 20 sin 30 यानी 10, और ये हो गया 10√3। अब जो x कंपोनेंट है वो तो एज इट इज़ रहेगा 10, पर जो y कंपोनेंट है वो होता है EU, यानी कि 10√3 इंटू 1/2, तो ये बन गया 5√3। इसका मतलब फाइनली नेट तो ये आ गई, और ये अगर हम अल्फ़ा ले लें तो tan अल्फ़ा बनना चाहिए 5√3/10 यानी 2 आ गया, तो tan अल्फ़ा आ गया √3/2, तो अल्फ़ा बन गया tan इनवर्स √3/2। तो अगले वीडियो में हम इसी पेपर के अगले 20 क्वेश्चन करेंगे।